हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं पीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाना है कि किस टाइप के बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पे है? बिहार के वैशाली जिले में है। ठीक है, एक चीज और आता है कि महावीर जो स्वामी थे ये कौन से मतलब तीर्थंकर थे? ये 24वें थे जैन धर्म के, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का। फ्रेंड्स, आपको मैं बताते चलूंगी जो जो इंपॉर्टेंट होगा और जो नहीं इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जैसे क्या है ना कि बहुत सारे इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लेकिन सारे थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगी। ठीक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? मतलब इनको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी महात्मा बुद्ध जी की? तो बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी आपके कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? मतलब इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार नामक स्थान पे। ठीक है, तो बिहार नामक स्थान पे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मतलब इनका जो पहला उपदेश था, ये पहला उपदेश ये दिए थे अपना सारनाथ बनारस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिव्रज राजगृह। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र स्थान माना जाता था। ये पूछेगा नहीं अपवित्र है कि पवित्र है। ठीक है, लेकिन पूछेगा क्या? मगध में हर्यक वंश का शासन था, मतलब उस टाइम 6ठी शताब्दी में। और इसकी राजधानी राजगृह थी, मतलब या तो गिरिव्रज, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदयन ने क्या किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। देखिए, दो क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मैं बता दूं, जो धनानंद थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे और उनको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या हुआ था ना कि ये जो कौटिल्य गए थे, चाणक्य जी गए थे धनानंद के दरबार में, और उनको बहुत अपमानित होकर लौटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत की बात कही थी। लेकिन अखंड भारत की बात धनानंद को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो मूर्ख था ना। तो जो है ये धनानंद भी उसके सिकंदर के समय का समकालीन का ही था। तो चंद्रगुप्त ने उनको धनानंद को पराजित करके खुद शासन पे बैठा और पूरे भारत को एक करके, मतलब अखंड भारत बनाया। ठीक, और इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। और एक चीज और देख लीजिए, जो महापद्म थे, ये जो है शिशु नागवंश के अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नामक व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, जितना ही मैंने इसमें बोला है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था मौर्य काल में? तो मौर्य काल में था तक्षशिला। मौर्य काल में कौन सा था? तक्षशिला। और तक्षशिला से कौन कौन महान व्यक्ति प्रशिक्षित हुए हैं? तो कौशल नरेश प्रसेनजित, और महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौन? कौटिल्य। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है, तो वैद्य कौन थे? जीवक। और जो पाणिनि जी व्याकरण के लिए। ठीक है, तो और महर्षि पतंजलि भी यहाँ के, मतलब यहाँ से इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का मतलब मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक, और इसमें एक है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा रचित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में, ठीक है। ये चौथी बौद्ध सभा थी और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे इसके? वासुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है मुद्रा राक्षस। फ्रेंड्स, आपको तीनों बौद्ध सभाओं को अच्छे से देख लेना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि कुछ चीजें आप भी करिए तो आपका रिवाइज होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे विशाख दत्त, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या गुप्तकालीन बात है, और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्र गुप्तम, ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, देवी चंद्र गुप्तम आपको इतना याद रखना है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था, ठीक है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र ने की थी। बाणभट्ट की कौन कौन सी रचना है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा था। कल्हड़ ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा था? कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हर्षचरित नामक पुस्तक, वही जो मैंने अभी कराया कि हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित पुस्तक आपकी बाणभट्ट जी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट किसमें क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में और 1206 से 1290 तक ये चला गुलाम वंश का शासन, ठीक। नेक्स्ट, और एक चीज और, ये बहुत बड़े दानी थे ना, तो इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और मतलब अब ऐसे दिखता जा रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक तो इसमें पूछा जाता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल मतलब कौन से सुल्तान ने मतलब इशू करवाया था, मतलब इंग्लिश में ही बोल दिया, सिक्के का प्रचलन किस सुल्तान ने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने, ठीक। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन जब आक्रमण किया था उस टाइम देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ठीक है। देवगिरी का शासक कौन था? राजा रामचंद्र देव। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जैसे उनके भक्त समझते थे। देखिए, अगर आप कभी भी जैसे कहीं कोई वोट मांगने जाता है, तो वो कोई वोट मांगने अगर कोई जाएगा कहीं गांव में जाएगा, तो उस गांव की अगर भाषा बोलेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई इनको वोट दें, और क्योंकि इनकी भाषा समझ में आ रही है, इस तरह से बोलचाल है। तो यही चीज़ था कि सेम प्रचार प्रसार था संतों के लिए भी, कि वो जो जन प्रचलित बोलियां थी उसका प्रयोग करके जनता से संपर्क करते थे। इससे उनको मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता था, ठीक। और एक चीज और पूछा जाता है कि कबीर कौन सी भाषा यूज करते थे? कबीर साधु कड़ी भाषा यूज करते थे और गुरु नानक जी पंजाबी भाषा यूज करते थे। ये नहीं पूछा जाता है बीच वाला, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक। ये दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतिब सॉरी मुहतसिब था। मुहतसिब कौन सा अधिकारी होता था? तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था, मतलब ये देखता था कि कौन मतलब लोगों द्वारा इस्लाम के कानूनों का मतलब आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मुगल शासन में इस तरह का अधिकारी मुहतसिब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन काल में अफीम के लिए उत्पादन, देखिए बिहार। यहाँ पे मैंने देखिए ऐसा क्वेश्चन ले रखा है ना कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी ने ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। देखिए यहाँ पे चलिए कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। 1855-56 का संथाल विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था भागलपुर से राजमहल, ठीक है। कहाँ पे? भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था ना उसे दामने कोह कहा जाता था, दामने कोह। और यहाँ संथाल बहुत होते थे और यहाँ हजारों के मतलब यहाँ हजारों संथालों ने सिद्धू और कानू, ये देखिए नाम याद कर लीजिए, दामने कोह, भागलपुर से राजमहल, सिद्धू और कानू ना। सिद्धू और कानू क्या थे? नेतृत्व थे, मतलब वहां का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। संताल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो मतलब के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, अंग्रेजों ने सेना भेजी थी। तो फिर क्या हुआ कि 1855 में सिद्धू पकड़ा गया था, 1856 में कान्हू पकड़ लिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यही तो करते थे अंग्रेज, दमन कर दो, अंग्रेज यही करते थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो कब शामिल की गई थी? 1856 में, ठीक है, 1856 में। और यही तत्कालीन कारण बना था। ये देखिए यहाँ पे तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज को बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक लाइफ में उसके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि बस उसे लगे अब बस अब ये ओवर हो गया, अब मुझे विद्रोह करना है, मतलब अब मुझे कुछ ना कुछ स्टेप उठाना है। तो वो एक जो लास्ट वाला मोमेंट होता है ना, वो एक तत्कालीन कारण बन जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसी तरह से जो क्रांति हुआ था 1857 का, ये एक तत्कालीन कारण बन गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि थी आपके ये रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद के शिष्य, मतलब स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे। ठीक है, ये देखिए स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे। नेक्स्ट और एक चीज और मुझे बताइएगा, स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? मतलब कहाँ की धर्म सभा हो रही थी, कहाँ पे इन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छा बोला था, और किस चीज़ की स्थापना इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया हुआ था? बहुत प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन? मुंडा बिरसा मुंडा। देखिए मुंडा का नाम आते ही बिरसा मुंडा आ जाता है मुंह पे, और सिद्धू कान्हू का नाम आते ही संथाल विद्रोह आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मुझे रिपीट भी मिल रहा है, मैंने प्रीवियस इससे पहले भी मैंने कराया है आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी मिल रहा है। तो आप देख लीजिए, जब यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर रही है, इतने स्टैंडर्ड पेपर को रिपीट कर रही है, तो आपके पेपर में तो दे ही सकती है, इसलिए आप मतलब इसके लिए तत्पर रहिए कि हाँ आ सकता है। ठीक है, एक बार ग्रोथ हो के सारी वीडियोज अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में कौन? आंध्र में किसान का आंदोलन के जो अगुआ थे और कृषि क्षेत्र की समस्या के जानकार कौन थे? आंध्र प्रदेश में एन जी रंगा थे, और ये जो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये दूसरी बार क्वेश्चन, मुझे तो मैंने अभी सेट में कराया तो मुझे ये रिपीट मिला, और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिले हैं, लेकिन जब उस सेट में मैं क्वेश्चन करा रही थी तो मुझे यूनिक मिला था, आज ही मुझे फिर से रिपीट मिला, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए आप लास्ट तक क्लास ज़रूर लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। वैसे भी मतलब अब तो डीएलएड वाले देख रहे हैं, तो डीएलएड वालों के लिए तो चांस बढ़ ही गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1828 में। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में की गई थी। ठीक, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, और होता तो मैं बताती। इसका फ्रेंड्स आपको इसका जो लिंक है ना मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा एक बार। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की मतलब स्थापना की गई थी, और अरे सॉरी प्रकाशित किया गया था। मतलब ऐसे क्या है ना कि बोलते बोलते ऐसे हो जाता है, तो और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? बम्बई में किया था 1875 में। देखिए इसमें कितना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको देखना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो किया है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, बम्बई में किया था, 1875 में किया था। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो इतना सब कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुशीलन समिति थी,
इसमें है अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? 1902 में कलकत्ता में हुआ था अनुशीलन समिति का गठन। यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए, कुछ लोगों का आरोप था कि कांग्रेस जो है उसमें ऐसे लोग हैं, कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी लगाते हैं, वही सोचते हैं कि यहाँ पे कैसा हो, मतलब भारत में कैसा कानून हो या फिर कैसा योजना चले ना, लोगों द्वारा नहीं है, मतलब लोगों द्वारा नहीं है। तो उसमें से कौन एक ऐसा था जो ऐसा सोचता था? वो सर सैयद अहमद जी थे। सर सैयद अहमद जी ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूछता ये है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या होता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ संबंधित है ए वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। इसे घेरे की नीति कहते हैं। एक बफर स्टेट ये लोग बना लेते थे, और जैसे होता नहीं कि अगल बगल को उनको तुम सुरक्षा दो, मैं तुमको सैनिक दूंगा, मतलब इस तरह से करके इनका एक एग्रीमेंट टाइप का चलता था। राजा लोग इन्हीं के अधीन हो जाते थे और उनको सैनिक ये प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुई थी। देखिए, इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के नेता लाला लाजपत राय जी थे। देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। किससे हुई थी? जो लाठीचार्ज किया गया था उसके कारण हुई थी। और 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों वार्ताएं की थी? तो की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो अबुल कलाम आज़ाद, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो यही थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका इतना डीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1947 1942 सॉरी, कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ड स्लिप कर जाता है। 1942 उस टाइम जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो कौन थे ये? जमना लाल बजाज। अब इसके बारे में कुछ आप फैक्ट देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सेठ जमना लाल बजाज ने 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? जमना लाल बजाज ने। ठीक है, ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे। ठीक है, गांधी सेवा संघ के बस इतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना ही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है 1947 के। देखिए, कोई जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, और जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी और वही चीज़ें पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स में क्या ट्रेंड चलता है सब्जेक्ट देख के जान जाती हूँ। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। लाहौर की किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, 1947 में लाहौर का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसी टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर यह घोषणा किया था कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? इनका वो मतलब कि जो गणतंत्र दिवस होता है वो मनाया जाएगा इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद में हुआ था। देवबंद है कहाँ?
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय जैसे श्रम सम्मेलन होता था ना, तो उसमें प्रतिनिधि चाहिए होता है, तो उसके लिए ही अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ये लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। देखिए शिशिर कुमार घोष के अलावा और दो लोगों का नाम आए तो भी आप लिख लीजिएगा, मोतीलाल घोष और तुषार कांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये एक ऐसा समझौता माना जाता है जिसपे ये कहा गया कि पहले तो अंग्रेज ये नहीं सोचते थे कि कांग्रेस बराबरी पे हो, अब ये सोचने लगे थे कि यहाँ पे हाँ भाई उनको भी बराबरी, मतलब एक लेवल पे बात करना होता नहीं कि मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ, आप तुम इस लेवल पे बात करो, नहीं, बराबर के लेवल पे आकर के बात करिए, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें इन्होंने तेज बहादुर सप्रू ने बहुत हेल्प किया था कि भाई गांधी जी बात करें, ठीक है, गांधी जी इरविन से बात करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यही पूरा लिखा हुआ है, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? मतलब कि किसने किया था? अरविंद घोष। मतलब कि हम नहीं, जैसे निष्क्रिय विरोध का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जनता सोच रही है कि ये अनुचित है, अपने लेवल पे सोच रही है, तो भाई अनुचित है, ठीक। ऐसा कहीं कानून में लिखा हुआ है नहीं है कि ये अनुचित है कि नहीं है, या फिर लिखा हुआ है कि ये उचित है, लेकिन अगर जनता को अनुचित लग रहा है उस टाइम, तो जनता अनुचित ही मानेगी उसको बोलते हैं निष्क्रिय विरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा था भाई? लीडर। कौन सा था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक लीडर था, ठीक है। ये और यंग इंडिया का संस्थापक कौन था? यंग इंडिया के संस्थापक थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अच्छा ये छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? तो महाविभाजन का वर्ष माना जाता है 1921। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो देता है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 का 1 का ए, ठीक है। और जो अनुच्छेद 22 है, देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन के लिए रक्षा, ठीक है। और अनुच्छेद जो 22 है वो कुछ मामलों में जैसे गिरफ्तारी, हाँ आप लॉयर लोग खुद का लॉयर कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा, वो 14 दिन पहले मतलब सूचना दी जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 61 ये पूछा जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाई जाती है प्रक्रिया, ठीक। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की मुखिया होते हैं किसके? केंद्र सरकार के मुखिया होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में आता है? तो संवर्धित सूची में आता है आपका शिक्षा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें देख लीजिए। देखिए 44वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या, इसमें शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा करना, ये सब राज्य सूची से निकालकर किस में रखा गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है राज्य भी उस पर लॉ बना सकती है और और कौन? केंद्र भी लॉ बना सकती है, ठीक है। और समवर्ती सूची के जो नए नए विषय हैं कौन से हैं? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, कृषि, पुलिस, ये क्या किस में आते हैं? कृषि, पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। पूछा जाता है भाई क्वेश्चन में, मैंने बहुत जगह देखा है कि पूछा जाता है कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, कि आपके केंद्र की सूची का है, ठीक है। रक्षा, जो विदेशी मामले होते हैं, युद्ध, संधि, बैंक संधि वगैरह होती है ना एक दूसरे, और मुद्रा निर्माण, बीमा, डाकघर, टेलीफोन, बेतार, ये सब क्या है? ये सब संघ सूची का है विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपके
15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के बदले क्या आया, नीति आयोग आया, ठीक है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। अब देखिए यहाँ पे लोगों का कहना होता है, जैसे नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग ला दिया तो क्या हो गया। एक चीज बताऊं, योजना आयोग और नीति आयोग में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि योजना आयोग पहले योजना बनाती थी और ग्राउंड लेवल पे, जैसे ये योजना यहाँ बनाई, ये सेंटर पे बैठ के, अब ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, परेशानी इनको क्या पता, मतलब उतना नहीं पता। तो ये योजना यहाँ से बना रही है, अब बोल रही है कि तुम यहाँ पे लागू करो, यहाँ पे लागू करो, यहाँ पे लागू करो, ठीक है। ये योजना आयोग का काम था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टॉप से बॉटम अप्रोच थी, टॉप से बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक के अप्रोच था। अब नेक्स्ट इसमें है नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब ये है कि थिंक टैंक, इसको थिंक टैंक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स से जुड़ करके मतलब कि सोचती है, विचारती है कि यहाँ पे जमीनी लेवल पे क्या परेशानी होती है, जमीनी लेवल पे क्या सुविधाएं देनी है, जमीनी लेवल पे क्या होना चाहिए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, कैसे क्या भी होना चाहिए, मतलब जमीनी लेवल से सोच करके ऊपर बताना, ठीक है। ऊपर बताना मतलब ऊपर बताना, सबको सलाह देना, अलग अलग जो भी है मिनिस्ट्रीज वगैरह। तो ये है आपका नीति आयोग का काम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बॉटम से अप। अब देखिए ये जब कोई चीज का सर्वे वगैरह होता है तो समझ में आता है कि जमीनी लेवल पे परेशानी क्या चल रही है, यहाँ पे जो बैठ के अधिकारी हैं ऊपर, वो कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कि जमीनी लेवल पे क्या चल रहा है। तो जमीनी से ऊपर मतलब बॉटम से टॉप अप्रोच है, ये नीति आयोग का है, ठीक है। अगर आप मेरे से जुड़े हो ना तो मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करके चलूंगी। क्या है ना कि अगर मैं डाउट आपका क्लियर करते जाऊँ, क्या पता आप कहीं का इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे, इसलिए थोड़ी ये सारी बातें हो जानी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ये शक्ति दी गई है आपके सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालयों को, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आई थिंक आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाँ ये आपका है, इसको आप अच्छे से पढ़ भी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, मतलब की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, बलवंत राय मेहता। देखिए बलवंत राय मेहता ने बोला था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाएगी। बलवंत राय मेहता की समिति ने क्या बोला था कि 3 स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाएगा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, अब मान लीजिए अच्छा ऊपर बैठा है एक अधिकारी, अगर वो यहाँ पे एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, एक दूसरे और ये तीसरे, तो क्या होगा कि ये अच्छे से ये तीनों एरियाज को मतलब गवर्न कर पाएंगे, अच्छे से उसको संचालन कर पाएंगे। और अकेले ही अगर इनको करना होगा तो कितना कठिन हो जाएगा। तो वही मतलब हो गया, इसका एक एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको। तो वही का मतलब यही है कि विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि थोड़ा सा पावर का हस्तांतरण, ठीक। नेक्स्ट कोई और एक आ जाता है अशोक मेहता समिति। इन अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बोला था, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बोला था। और ये कब अशोक मेहता समिति कब आई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में खुद सर्च करके, ठीक है। पंजाब के चुनाव कराने हेतु निर्णय किस पंचायत सॉरी क्या है ना कि बोलते बोलते थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो जो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, पंचायत का चुनाव करवाता है राज्य सरकार द्वारा। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ही स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न करवाते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो कहा जाता है आपके आर्टिकल 42 को लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया आपके प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया करके है जो प्रस्तावना, उसमें, ठीक है, हम भारत के वासी इस तरह करके, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, जो कि पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था प्रस्तावना में, बाद में जोड़ा गया, ठीक।
और इसी संशोधन में भाग 4 के बाद एक नया जोड़ा गया भाग 4A, और उसमें कहा गया कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अच्छा ये बताइए, जो मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पे आया था मूल कर्तव्य? ठीक। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार, देखिए अभी तक तो मैंने 42 की बात कर रही थी, लेकिन अब 44 की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 44 की बात कर रही हूँ कि जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार होता था, फंडामेंटल राइट था इंसान का, वो अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब कि अगर सरकार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होता है, सड़क वगैरह जाती है, हाईवेज वगैरह जाते हैं, तो लोगों को ज़मीन अपनी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, हालांकि उनका विधिक अधिकार होता है, विधिक अधिकार होता है उनको जो उनके पूर्वज से मिलेगा ना, लेकिन उनका ये विधिक अधिकार है, उनका ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार होता तो सरकार भी नहीं छीन सकती। ठीक है, इसीलिए मौलिक अधिकार से बहुत इस पे बहस हुआ, तब जा करके इसको विधिक अधिकार बनाया गया, क्योंकि भारत का जो डेवलपमेंट होना था वो रुक रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे आरंभ हुई थी? राजस्थान में आरंभ हुई थी, और आंध्र प्रदेश में। देखिए पंचायती राज जो हुआ था, पंचायत वगैरह, ये 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से। देखिए क्वेश्चन बनता है कहाँ से? नागौर जिले से, बहुत बार आया है। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरी, अच्छा इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे पंचायती राज का उद्घाटन हो गया, ठीक है, पहली बार। दूसरी बार कहाँ पे हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, चलिए ठीक है, ये अलग हो गया आज का यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बिहार के करंट अफेयर वगैरह करा रखे हैं, बिहार से सामान्य ज्ञान बिहार का पूरा ही करा रखा है, और जितने भी बिहार स्पेशल हैं उसको भी पूरा अच्छे से कराया है। आपका ईवीएस वगैरह, जो ईवीएस क्लास एससीईआरटी ईवीएस की क्लास 4 और 5 की अच्छे से कंबाइंड करवा रखी है। जाकर इसको देखिए और अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है ना ईवीएस का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर वहाँ से आ गया तो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी साइंस वगैरह के हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके अच्छे से पढ़िए और पेपर अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट।